तो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। एक बार फिर से मैं दिलशाद आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 32। इससे पहले हम लोगों ने जो भी प्रैक्टिस सेट किए हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू। प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही उसका लिंक वो आप डायरेक्ट चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो आज का क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है, और सिर्फ आज का नहीं, आज से भी जो भी क्लास होगा वो थोड़ा लंबा ही होगा, क्योंकि उसमें मैं और सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऐड ऑन कर रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। तो ज़्यादा डिले नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट, छोटा सा अपील है। और वो अपील क्या है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी और एक बोलना था कि 400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू। ठीक है। बाकी अभी हम लोग को जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर गेन करना है, जिससे कि क्या होगा, यूट्यूब का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो। बाकी आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक बार लाइक कर देना अगर नहीं करा है तो। बाकी लाइक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, विच एनर्जी ऑफ द विंड डज अ विंड मिल यूज। हवा कौन सी हवा की कौन सी ऊर्जा एक पवन चक्की उपयोग करती है। पवन चक्की आपने देखा होगा, ऐसा ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, ऐसे ऐसे इस तरह से पवन चक्की होता है ना ये। तो पवन चक्की विंड मिल जो है कौन सा ऊर्जा यूज करता है, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी। यानी थर्मल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या जल ऊर्जा। तो देखो विंड मिल क्या क्या करता है, आइए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं विंड मिल के बारे में। ठीक है। तो विंड मिल सबसे पहले आपका क्या करता है, ये काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, या फिर बोल लो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है विंड मिल। तो विंड मिल जो है किस एनर्जी का यूज करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी का यूज करेगा। ठीक है ना। तो एक का आंसर यहाँ पे हो जाता है बी। अच्छा, और इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि आपका बता दूं मैं कि तमिलनाडु जो अपना एक स्टेट है, तमिलनाडु साउथ इंडिया का जो है वो आपको पता ही होगा। यहाँ पे ये है आपका लीडर किसमें, विंड पावर में, लीडर ऑफ विंड पावर। तमिलनाडु जो है सबसे आगे लीड कर रहा है विंड पावर में, ये आपको बताना था। और साथ में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट विंड पावर बताओ। ठीक है, लार्जेस्ट बताओ किसका, एक तो अपने इंडिया में बता दो कि सबसे ज्यादा आपका जो इलेक्ट्रिक, देखो इसका काम क्या है, इसका काम होता है आपका क्या, कि पवन चक्की का काम होता है काइनेटिक एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का। यही काम होता है ना, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनाया जाता है, थ्रू विंड मिल इन इंडिया एंड, और बात कर लो वर्ल्ड का, तो इंडिया में जो है ना आपका एक है मुपंदल विंड फार्म। क्या है, मुपंदल विंड फार्म। मुपंदल विंड फार्म है जहाँ की अभी अप्रोक्स जो है 1500 मेगावाट का बिजली प्रोड्यूस किया जाता है। इस नाम को आपको याद रखना है। साथ में अगर वर्ल्ड का बात करें तो वो है आपका चाइना में, और उसका नाम क्या है, वो है आपका चाइना का जो है, क्या नाम है, गांसू विंड फार्म है। क्या है, गांसू विंड फार्म। सॉरी, विंड फार्म में क्यों बोल रहा हूँ, गांसू विंड फार्म है जो कि अप्रोक्स आपका 20,000 मेगावाट प्रोड्यूस करता है। और ये जो डाटा है अकॉर्डिंग टू 2020 है। ठीक है। तो बस इतना ही इसमें बताना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अब से जो है ना इतना ही ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही हर क्लासेस होंगी, जो कि मुझे पता है क्लासेस थोड़ा लंबा होगा,
लेकिन ये आपके लिए जरूरी था, इसलिए मैं अब ऐसा ही करूँगा। अप्रॉक्स ले लो कि आपका हर क्लास लंबाई होगा अब, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अगर आपको अब इसका पीडीएफ चाहिए तो अगेन वही टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन करके ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी, कैंडल या फोटो सेल? चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर आपका क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर आप कह लो कि इलेक्ट्रिसिटी को, ये इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर देता है आपका मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। और बैटरी क्या करेगा? बैटरी करता है आपका केमिकल एनर्जी, बैटरी यूज करता है केमिकल एनर्जी का और इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी क्या करता है आपका केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, ये केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 का बी। कैंडल क्या करता है? फिर कैंडल को भी देख लेते हैं। कैंडल आपका केमिकल एनर्जी को, कैंडल आपका केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? हीट एंड लाइट एनर्जी में, ठीक है। और एक आपका लास्ट बच गया फोटो सेल। इसका यूज जान लेते हैं। फोटो सेल क्या करता है? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विच इज इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो सबका हम लोगों ने देख लिया क्या इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में। बैटरी क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है, ठीक है। कैंडल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को हीट एंड लाइट एनर्जी में बदलता है। और फोटो सेल क्या करता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसे बोलते हैं? नाभिकीय भौतिकी के जनक। नील्स बोहर, जेम्स चैडविक, ई रदरफोर्ड, जे थॉमसन। तो इसका आंसर क्या होगा? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के रूप में जाना जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी को, ई रदरफोर्ड जी को। अब यहाँ पे नील्स बोहर ने क्या किया था? नील्स बोहर जी ने दिया था आपका क्या? एटॉमिक थ्योरी। नील्स बोहर जी ने क्या दिया था आपका? एटॉमिक थ्योरी दिया था, ठीक है। जेम्स चैडविक ने क्या किया था? इसने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन्स का, ठीक है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स का डिस्कवर किया था। जे थॉमसन ने क्या किया था? जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखो यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, एक बच गया प्रोटॉन। इसको भी देख ही लेते हैं कि प्रोटॉन के जो है डिस्कवरी किसने की थी। ये क्या था आपका? किसने? रदरफोर्ड जी ने। प्रोटॉन की खोज जो है वो किया था रदरफोर्ड जी ने, ठीक है। अगर आपको इस तरह से पढ़ना पसंद आ रहा है, सेशन आपको अच्छा लग रहा है, मजेदार लग रहा है, तो मैं श्योर कि आपने लाइक बटन को हिट कर रखा होगा, ठीक है, ठीक है। और अगर आपको डिसलाइक ही करना है तो 2 बार डिसलाइक कर दो, सीधी बात। अगला देखते हैं। 4th नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं? ऑडिबल वेव, एक्स रेज, अल्फा रेज या बीटा रेज? अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या है? ये देखो, ये जनरेट होती है थ्रू दी वाइब्रेशन, वाइब्रेट करने के कारण होता है। किसके वाइब्रेशन से होता है? देखो इलेक्ट्रिक वेव्स, तो इलेक्ट्रिक वेव नहीं, क्या बोलते हैं उसको? वाइब्रेशन होता है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आपका क्या हो गया? और चुंबकीय क्षेत्र, और इलेक्ट्रिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? विद्युत, हाँ, विद्युत क्षेत्र एंड चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आपका मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कोई भी वेव अगर आपका वाइब्रेट करता है ना, तो वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहाँ से जनरेट होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात करेंगे तो ये होता है एक एनर्जी वेव, इसको बोलते हैं। और ये जो एनर्जी वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें आपका दोनों चीज होता है। क्या? आपका दो प्रॉपर्टी होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बना है। ठीक है, इसीलिए वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। काफी ज्यादा टाइम लगा है आज इस तरह का रिसर्च करने में। आप लगा लो कि 3 घंटा से, मतलब पीपीटी बनाने के बाद, ये 3 घंटा के बाद ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आ रहा है। इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है आपका जो है एग्जाम में पूछा गया है, वही एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में बता रहा हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन बने हैं, आप लगा लो मैंने तो कैसे निकाला है। ठीक है, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन मैंने देखा पीवाईक्यू में आया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने पिक किया, फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैंने देखे, तब जाके ये सब मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा एक्स रेज। अब एक्स रेज के कुछ यूज पूछे गए थे। ठीक है, सबसे पहले पूछा गया था कि एक्स रेज का डिस्कवरी किसने किया था, एक्स रेज को किसने खोजा था। एक्स रेज का जो डिस्कवरी है वो क्या था, विलियम रॉबर्टसन ने। किसने? मैं लिख देता हूँ, विलियम रॉन्जन ने। यार ले सब खत्म हो गया। हाँ, आ गया। एक्स रेज का डिस्कवरी किसने किया था, विलियम आपका रॉन्जन, इसको पढ़ते हैं शायद मैं स्पेलिंग देता हूँ, ROENTGEN। अब जो पढ़ना पढ़ लेना। विलियम रॉन्जन ने क्या था इसका डिस्कवरी, कब क्या था आपका, क्या था दिसंबर के 1895 में शायद। हाँ शायद नहीं, दिसंबर 1895 में ही क्या था, विलियम रॉन्जन जी ने। अच्छा, इसका यूज पूछा जाता है, एक्स रेज का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा कॉमन अगर यूज का बात करेंगे, सबसे ज्यादा अगर इसका मेजर यूज होता है वो होता है फ्रैक्चर खोजने में, फ्रैक्चर ढूंढने में। ठीक है, फ्रैक्चर चेक करने में सबसे ज्यादा यूज होता है एक्स रेज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, एक्सीलरेशन, टॉर्क, पावर, डिस्प्लेसमेंट। अब इसका आंसर करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि सदिश राशि होता क्या है। तो देखो, क्वांटिटी, क्वांटिटी विच मींस इसको हिंदी में बोलते हैं राशि। वो हाँ, राशि पद हाथ वाला नहीं, मतलब नाम से राशि देते हैं वो वाला नहीं। क्वांटिटी जो है मेनली 2 टाइप का होता है, मेनली क्या 2 टाइप का होता है। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, जिसको कि सदिश राशि बोलते हैं। एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। आई नो कि ये बहुतों को पता होगा, लेकिन जिसको भी नहीं पता है वो मैं उसके लिए लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आगे अगर इस टाइप से क्वेश्चन बने तो उसे पता हो। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, अब देखो वेक्टर क्वांटिटी में होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाण, परिमाण। और इसमें होता है आपका मैग्नीट्यूड, दोनों में होता है। तो अंतर क्या है, अंतर है जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा। इसमें होता है आपका डायरेक्शन, ठीक है, जिसको कि बोलते हैं दिशा, और इसमें होता है दिशा नहीं, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली होता क्या है, एक बंदा यहाँ खड़ा था, ठीक है, ये यहाँ से दौड़ते 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 यहाँ पे आ गया। तो अब जो है ये यहाँ से जो यहाँ गया, इसे मान लो कि 80 किलोमीटर चला। ठीक है, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण। ठीक है, मतलब नंबर में, एब्सोल्यूट नंबर में जो होता है उसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है, परिमाण बोला जाता है। तो ये है वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी, दोनों हो गया। अब देखो इसका आंसर क्या होगा कि इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा नहीं है, तो इसमें पावर जो है ना, पावर जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, पावर। अच्छा, आपको पहचानने के लिए बता दूं कि वेक्टर क्वांटिटी जो होगा ना, उसके ऊपर में ऐसे एरो टाइप बना रहेगा, ये एरो,
मतलब इस तरह का ये एरो जो बना होता है वेक्टर क्वांटिटी बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। अब कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसका तो आंसर हो जाएगा 5 का सी। आई होप कि आप सब लोगों ने कर दिया होगा। वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, फिर कभी जो क्वेश्चन रिपीट करेगा उसमें हम लोग स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल का बात करें, सबसे पहले आपका होगा एक लीनियर मोमेंटम। बाकी यहाँ 3 एग्जांपल आपको दिख ही रहा है। एक होगा लीनियर मोमेंटम और हो गया आपका एक्सीलरेशन, फिर हो जाएगा जिसको कि त्वरण बोलते हैं, एक्सीलरेशन, फिर वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, फिर फोर्स भी हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, आपका पोलराइजेशन हो जाएगा, पोलराइजेशन होता है ना, पोलराइजेशन हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मेजर एग्जांपल्स हैं ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश के कुछ एग्जांपल्स हैं। मैंने हिंदी में यहाँ नहीं लिखा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हिंदी या इंग्लिश दोनों को करूँगा तो पता हो जाएगा। एंड ये तो कॉमन है, आपको पता होगा वैसे। अब वैसे भी जिसमें आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो आपने साइंस तो पढ़ा होगा है, साइंस जो भी पढ़े होते हैं 11th-12th में, तो आपका इतना तो पता ही होगा कि डिस्प्लेसमेंट मींस क्या होता है, एक्सेलरेशन मींस क्या होता है। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? बैक्वेरल, फैराडे, क्यूरी या रदरफोर्ड। तो रेडियो एक्टिविटी का जो होता है एसआई यूनिट वो होता है बैक्वेरल, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? बैक्वेरल होता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ है, जैसे कि फैराडे। फैराडे फिर किसका है? फैराडे जो है ये आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का है। इलेक्ट्रिकल, मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटर इसको धारिता शायद बोलते हैं, विद्युत धारिता। एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को शायद विद्युत धारिता ही बोलते हैं। ये इसका है। क्यूरी जो है ना ये होता है आपका डिनोट, ऐसे इसको डिनोट करते हैं CNI से, ठीक है। और ये जो है आपका रेडियो एक्टिविटी का यूनिट तो है, लेकिन ये है नॉन एसआई यूनिट, नॉन एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये है नॉन एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है। बाकी रदरफोर्ड को इग्नोर मारते हैं। अगला है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब की एसआई इकाई क्या है? रेडियन, पास्कल, स्टेरेडियन, एम्पियर। तो इसका अगर आपने आंसर नहीं किया तो संकट में हो आप, ठीक है। धर्म संकट में पड़ जाए अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम तो आने वाला है, आई थिंक अगस्त में शायद हो जाएगा। वैसे तो इसका आंसर पता होगा आपको, मैं तो ऐसे हंसी मजाक के लिए कर रहा था। इसका आंसर आपका क्या है? पास्कल होगा, ठीक है। प्रेशर का एसआई यूनिट जो है वो पास्कल है। अच्छा आप लोग बताइए रेडियन। अब रेडियन किसका है? ये है आपका एंजल का, विच मींस एंगल का, ठीक है। कौन का? ये है आपका, इसको एंजल पता नहीं, मैं जब कर रहा था ना बार बार इसको एंजल क्यों आ रहा था दिमाग में। तो रेडियन क्या है? आपका एंगल का है। और स्टेरेडियन ये आपका सॉलिड एंगल का है। सॉलिड एंगल जिसको शायद हिंदी में कॉस कोण बोलते हैं। एंड दैट इज एम्पियर, एंड द लास्ट वन एम्पियर। इसका है, ये किसका है? ये है आपका करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल, रेडियन किसका है? एंगल का, कौन का? स्टेरेडियन किसका है? सॉलिड एंगल का, और करंट क्या है? सॉरी एम्पियर किसका है? करंट का। बाकी एंगल सॉलिड एंगल जो है क्लास आपको आई थिंक 11 का फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा। अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो अगर फिर से डीप में अगर क्वेश्चन आता है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी आपसे जो क्लास है मैं सोच रहा हूँ इसी फॉर्मेट में थोड़ा लंबा रहे, लेकिन आपका बेनिफिशियल है इस फॉर्मेट में रखूँ। इससे पहले जो लगा था मैं बस मॉक टाइप करता था कि आओ क्वेश्चन लगाओ और घर जाओ, लेकिन अभी क्या है कि आओ क्वेश्चन लगाओ, नहीं लग रहा है कुछ सीखो फिर घर जाओ। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये फॉर्मेट आपको कैसा लगा।
देखो भाई इधर क्या है, मैं बिल्कुल न्यू आप लोग जैसा ही स्टूडेंट, मुझे एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ कि कौन सा और अच्छा हो सकता है, कौन सा और अच्छा हो सकता है। इस चक्कर में थोड़ा बहुत बुरा भी हो जाता है, आई नो। इसीलिए मैं आपका जो है फीडबैक मांगते रहता हूँ कि आप लोग बताते रहिए कि कैसा क्या क्या है। आप लोग एक बार डिमांड तो करो भाई, जो आपको चाहिए बिल्कुल वही मार्केट से निकाल के एकदम तराश के लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग बस जो भी है आप लोग बताते रहिएगा रिव्यू कि सही है या नहीं है, क्योंकि आप ही लोगों के बीच से उतर आया हूँ मैं भी, ठीक है। अब पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड, एक धनात्मक रूप से आवेशित आयन को क्या कहते हैं? एन आयन, कैट आयन, मॉलिक्यूल या एटम? तो देखो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है उसको बोलते हैं कैट आयन, धन आयन, ठीक है। अब बाकी को देख लेते हैं, कैट आयन बनता कैसे है। कैट आयन में क्या होता है ना, जब भी आप ये जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये जो आपने देख ही लिया क्वेश्चन से, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये बनता कैसे है, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो पता है ना, वो यहाँ पे ऐसे ऐसे जो घूम रहा होता है, ये इसको हम लोग देते हैं ना, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो इधर उधर हम लोग बांटते रहते हैं फ्री फ्री में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो हम लोग डोनेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन मान लो अपने जो एटम में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन भी होता है, सॉरी ऐसे नहीं लिखा जाता है, 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कर देंगे डोनेट, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने दे दिया दान में, जाओ तुम भी खुश रहो, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, सॉरी 6 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन सॉरी ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना, क्योंकि प्रोटॉन जा रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसको कैटायन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से कैटायन फॉर्म होता है, कैटायन बनता है, ठीक है। इतना आपको पता हो गया। बाकी एक होता है एनायन। एनायन क्या होता है, ये होता है निगेटिवली चार्ज। ये कैसा होता है, ये होता है निगेटिवली चार्ज। इसमें होगा क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जिससे ये इसको इलेक्ट्रॉन के गेन से बनता है। जैसे कि मान लो ये हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन जिसके भी पास गया होगा, उसके पास मान लो चलो ठीक है कुछ टाइम के लिए ये मान लेते हैं कि ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है हम लोगों ने, ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास आपका 8 प्रोटॉन है एंड 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब क्या हो गया, 8 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, हुआ ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा ना, इसको ऐसे दो माइनस ऊपर में लगा देते हैं। देखो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इसको क्या करेंगे, 2 प्लस और यहाँ पे 2 माइनस, क्यों, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, जिसको एनायन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के गेन से बनता है और ये बनता है कैटायन आपका इलेक्ट्रॉन के देने से। बाकी एटम क्या होता है, देखो 30 मिनट का क्लास होने वाला है, लेकिन आप लोग उम्मीद करता हूँ कि लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि क्लासेस थोड़ी लंबी होंगी लेकिन बेनिफिशियल भी है आपके लिए। इसीलिए उम्मीद तो करूंगा और कर ही सकता हूँ भाई, इतना मेहनत कर रहा हूँ तो। बाकी आप लोग इस मेहनत के लिए, डेडिकेशन के लिए एक बार लाइक कर देना, ठीक है। बाकी ये जो है नया माइक जो मैंने लिया है उसी से आवाज आ रहा है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि कैसा वॉइस क्वालिटी है। तो एटम, हाँ एटम क्या होता है, क्या बोलेंगे एटम के बारे में, वैसे तो एटम के बारे में कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी आप लोग ध्यान रख लो कि ये होता है स्मॉलेस्ट, क्या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ। आई डोंट थिंक इससे क्वेश्चन बन सकता है। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है। यहाँ तक तो सबको पता होगा, लेकिन कैसे जुड़ते हैं ये नहीं पता होगा। जब 2 या 2 से ज्यादा आपका एटम केमिकली बॉन्डेड होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं तो जाके बनता है आपका मॉलिक्यूल, ठीक है। Now moving to our next question, that is question number 9, and the question number 9 is, क्या the atomic number of an element is the number of an element is the number of dash in the nucleus of each atom of that element। किसी तत्व की परमाणु उस संख्या या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में डैश की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो देखो अभी हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग दान कर सकते हैं। ये जो पूछा है कि एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहाँ मान लो ऑक्सीजन का बात करें तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखते हैं ना, ये इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर इसको यहाँ पे किसको देख के लिखते हैं, यहाँ पे 8। अब ऑक्सीजन का अगर हम लोग एग्जांपल के लिए ले रहे हैं तो ऑक्सीजन में तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 प्रोटॉन होता है और कुछ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, मान लो इसमें तो 8 ही होते हैं वैसे, ठीक है, इसमें बस 8 होता है और सब में नहीं। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग ये जो 8 लिखे हैं, ये कौन सा 8 है, ये वाला 8 है, ये वाला 8 है या ये वाला 8 है, भारी कंफ्यूजन हो गया ना। तो ये जो होता है यहाँ पे जो 8 है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देख के लिखते हैं, प्रोटॉन्स की संख्या को देख के लिखते हैं यहाँ पे हम लोग 8, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग डोनेट कर देते हैं, दान, ये उसका भी इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहता है। हालांकि इस केस में, नॉर्मल केस में तो बराबर ही होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखना ये जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। इसको देख के हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं। और क्या, और इसके बारे में क्या जानेंगे, मेसॉन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मेसॉन जो होता है वो आपका कैसे होता है, हाँ, मेसॉन जो मिलकर बना होता है क्वार्क, क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क, इनसे बना होता है मेसॉन। बाकी और क्या, न्यूट्रॉन तो आपको पता ही है, ये आपका न्यूक्लियस में, मान लो ये आपका सेल है तो यहाँ पे एक आपका प्यारा सा न्यूक्लियस होता है जहाँ पे प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन बैठा होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगा रहा होता है ना। ये न्यूट्रॉन है, और क्या, न्यूट्रॉन के बारे में तो और कुछ पढ़ना नहीं हम लोग को, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 10वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड, निम्नलिखित में से धातुमल कौन सा है। मेटलॉइड को और एक हम लोग नाम से जानते हैं जिसका बोलते हैं उपधातु, शायद हिंदी में मुझे, हाँ शायद उपधातु ही बोलते हैं। अब मेटलॉइड होता क्या है, मेटलॉइड होता है एक ऐसा, क्या बोलेंगे, ऐसा चीज होता है, ठीक है, जो इसमें प्रॉपर्टी पाया जाता है, किसका प्रॉपर्टी पाया जाता है, किसका, किसका प्रॉपर्टी रहेगा, जमीन का, इसमें गुण होता है आपका मेटल का एंड नॉन मेटल दोनों का, मेटल एंड नॉन मेटल मतलब धातु एंड अधातु दोनों का गुण होता है। आपके अंदर प्रॉपर्टी है क्या, और प्रॉपर्टी है तो कितना है बताइएगा तो, ठीक है। तो मेटलॉइड किसको बोलते हैं, मेटलॉइड उसको बोलते हैं जिसके अंदर धातु एंड अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। और आपके अंदर कैसा गुण पाया जाता है, हाथों को यूज करने वाला गुण है, ठीक है। और क्या, अच्छा, इसको मेटलॉइड को जो है ना ये सेमी मेटल भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है कि मेटलॉइड कैन बी सेमी मेटल। अब सेमी मेटल क्या होता है, अर्धधातु, ये बता देता हूँ कि मेटलॉइड कैन बी सेमी मेटल आल्सो। इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा मेटलॉइड है, ये इसका आंसर बताओ फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन इज एन एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, पानी की सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या है। चलो निकालते हैं पानी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच, अरे भाई एक सेकंड 2 मिनट रुको, लेंस का चार्ज खत्म हो रहा है। हाँ तो क्या बोलते हैं, असुविधा दुविधा जो भी है उसके लिए हम खेद है बहुत जोर जोर से, ठीक है। तो H2O होता है इसका। अब इसका हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास निकालने का मैं यहाँ लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर मास। भाई उसमें जो है ना आता नहीं आया हुआ था, इसलिए मैं इसको उठा के ले आया आपके लिए। मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है एटॉमिक मास। अगर हम लोग एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ मैं इसके सापेक्ष में लिख रहा हूँ, इसको ध्यान रखते हुए, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्या, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हो गया ना, और क्या, एटॉमिक मास ऑफ
मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको आंसर यहाँ पे पता है रीजन। ठीक है, इसके लिए हम निकाल लेते हैं एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, बताओ कितना होता है, 16 होता है। अब एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एटॉमिक मास वैसे तो आपको याद रखना है, ये निकलता है आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स को जोड़ने से। ठीक है, जो आपका क्या होता है न्यूक्लियस में जितने भी जो भी चीज़ होते हैं ना, जो भी चीज़ क्या न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ही होते हैं, उन दोनों को जोड़ेंगे तो एटॉमिक मास निकल जाता है। अब हर जगह ऐसा नहीं होता है कि 8 गुना 16, ऐसा हर जगह नहीं होता है, क्योंकि किसी किसी में न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए एटॉमिक मास वेरी करता है। वो आपको याद कर लेना है तो वो अच्छा रहेगा। बाकी आप ऐसे भी देख सकते हो, या यूट्यूब पे कुछ ट्रिक्स भी होते हैं जिसमें कि और इवन करके कुछ ट्रिक होता है, आप उसे भी देख सकते हो। नहीं तो फिर अगले लेक्चर में मैं बता दूंगा। वैसे भी ये लेक्चर थोड़ा लंबा नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। और मुझे पता है ये लेक्चर मेरा चलेगा नहीं, क्योंकि मेरे चैनल पे मेनली 10-10 मिनट की वीडियो चलते हैं, और ये होने वाला है 40-50 मिनट का, तो ये वीडियो जाएगा डाउन, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2, 2 प्लस 16 हो जाएगा 18 यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा 18 यूनिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, क्या होता है बताओ, क्या होता है, कोयटा होता है, ये तो आपका होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है। वेरी वेरी ये होता है आपका विटामिन डी की कमी से, बी कॉम्प्लेक्स बोल दो इसको। लॉइज ऑफ विजन दृष्टिहीनता, ये किसकी कमी से होता है, शायद विटामिन ए की कमी से होता है। और ये होता है आपका इसका भी विटामिन सी की कमी से। इसका आंसर हो जाएगा ये। लॉइज ऑफ विजन शायद आप लोग कमेंट करके बताइएगा, विटामिन ए ही होता है इसका। आप लोग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो मैं मुझे जो अगर याद नहीं आ रहा है करंट टाइम में, तो मैं आप सॉरी श्योर नहीं, नॉट श्योर, मैं उसको आपको ऐसा नहीं है कि गलत ही पढ़ा दूंगा। देखो मुझे पता है कि गलत पढ़ाने से बेटर क्या होता है कि नहीं पढ़ा। तो अगर इसमें आप लोगों को थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप लोगों को पता है सही कर लीजिएगा। बस मैं कमेंट करके सॉरी कमेंट में पिन कर दूंगा इसको, ये वाला। ठीक है, इसका आंसर सही क्या है, विटामिन ए। लॉइज ऑफ क्या है, इसका लॉस ऑफ विजन। इसको मैं लिख देता हूँ ताकि बाद में आपको बता दूँ, कमेंट में पिन कर दूंगा इसका आंसर। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो सही आंसर क्या है वो मैं बता दूंगा। अगला है 30 नंबर का, व्हाट इज द जेनेरिक नेम गिवन टू मेंबर्स ऑफ अ कैट फैमिली। तो बता देता हूँ, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम होता क्या है, जिसको साइंटिफिक नेम भी बोल देते हैं, वही है। अब यहाँ पे देखो कैट फैमिली का पूछ रहा है कि जेनेरिक नेम क्या है, फेलाइन, कैप्राइन, केवाइन, बोवाइन। तो सबसे पहले बोवाइन का बात करेंगे। ऐसे लिख रहा हूँ, बोवाइन। बोवाइन किसको बोलते हैं, ये आपका ग्रुप ऑफ काव को बोलते हैं, काव का जो फैमिली होता है बोवाइन बोलते हैं। फिर आपका कैनाइन, कैनाइन किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं आपके डॉग के फैमिली को, डॉग की फैमिली को कैनाइन। एंड एक होता है कैप्राइन, ऑप्शन भी है क्या, कैप्राइन, जिसको कि ये होता है बॉट की फैमिली को कैप्राइन बोल देते हैं। अब इसको ये मत बोलना कि इसको बकरी लिखो, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता है। और एक आपका लास्ट बच गया फेलाइन। फेलाइन जो है ये बोलते हैं कैट की फैमिली को, तो इसका आंसर हो जाएगा फेलाइन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो कि है आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ग्रो अंडर द सोयल। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के नीचे नहीं उगता, टर्निप यानी सलजम, रेडिश यानी मूली, पोटैटो यानी आलू। ये तो सब अगर आप लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आई होप कि आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हो, तो आपको ये सब तो आराम से पता होगा कि इसका आंसर टोमेटो होने वाला है। हाँ, लेकिन टोमेटो के बारे में ये क्वेश्चन नहीं था, और टोमेटो के बारे में थोड़ा हम लोग कुछ देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या, कि ये जो होता है वार्म सीजन क्रॉप होता है, मतलब गर्मी दिन में उगने वाला फसल वार्म सीजन क्रॉप होता है। और इसको चाहिए होता है सनलाइट, वो कम से कम 6 से 8 घंटे का सनलाइट इसको चाहिए। ठीक है, 6 से 8 घंटे का कम से कम सनलाइट चाहिए होता है टोमेटो टू ग्रो अप।
एंड द लास्ट क्वेश्चन, जो कि देखो क्या ही ढूंढ के लाया है मैंने एड्स के ऊपर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो देखो इसका आंसर एक ही है क्या? अच्छा, डेफिसिट है, डेफिशिएंसी मत रखा, ठीक है। तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये होता है आपका एक वायरस, HIV वायरस। अच्छा, आप किसी को जानते हो जिसको एड्स हुआ है? मतलब ऐसे हंसना तो नहीं चाहिए, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर जानते हो तो थोड़ा सा स्टोरी एक बार कमेंट करके बताना। चलो ठीक है। तो HIV वायरस के कारण होता है। अच्छा, बहुत बार HIV का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो उसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए। वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये होता है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। जैसे कि आपका एड्स का फुल फॉर्म पूछा ना, उसी तरह से HIV का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को कंप्लीट होता है 15 क्वेश्चन। एंड ये 15 क्वेश्चन बहुत ही बड़ा था, यूजुअल क्लास से बड़ा ही था। आप लोग बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, बाकी आपका स्कोर कितना रहा ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ढूंढ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके सर्च कर लो एग्जाम डाइट, तो वहाँ पे आपको वहाँ से आप PDF ज्वाइन PDF मिल सकता है। सिर्फ PDF ही नहीं, वहाँ पे जो भी आपका एग्जाम से रिलेटेड नोटिस आते हैं वो भी मैं वहाँ शेयर कर देता हूँ, तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको PDF का नीड नहीं है फिर भी। और क्या और सबसे बड़ा बात तो मैं बोलना भूल गया, अब यहाँ तक आए हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं कर रखा है तो लाइक कर देना, अगर नहीं कर रखा है तो फिर। और द लास्ट रिक्वेस्ट दैट इज शेयर कर दो, जहाँ भी आप लोग जुड़े हो ये 3 काम कर दो। आपके लिए मैं इतना सारा करके लाया हूँ। देखो मुझे अगर जेन्युइनली बताओ ना, ये PPT बनाने में आई थिंक ये 3 to 4 आवर्स लगे हैं, सिर्फ PPT बनाने में नहीं, इसकी रिसर्च करने में, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ये तो कर ही सकते हो। बाकी आपको जो ये हिंदी में लिखना होता है ये और टफ होता है, हिंदी में लिखना सबसे ज़्यादा टाइम तो अगर PPT बनाने में कोई लगता है तो ये हिंदी में उसको लिखना, ठीक है। बाकी ठीक है, चलिए आई होप कि आपने कर दिया होगा, इतना बार बोल दिया हूँ। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप लोग एक बार इसका रिव्यू करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, या फिर कमेंट करने में लगता है भाई तो आप लोग लाइक करके बता सकते हैं, एकदम होता है ना बहुत हार्ड लाइक